मैं सबसे पहले, क्योंकि देखिए इजराइल का स्टेक सबसे हाई है इस वक्त, लेकिन उससे भी पहले मैं पूर्णिमा नाथ जी आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि अभी पूरा विश्व जानना चाहता है कि अमेरिका क्या करेगा। क्या इस जंग में अमेरिका सीधे कूद सकता है, या वो अपने देश के हितों को देखते हुए दूर दूर से ही मतलब सपोर्ट की बात करेगा? कि आपको क्या, व्हाट इज इन ट्रम्प्स माइंड, जो कि शायद विश्व का सबसे मुश्किल सवाल है, इसका जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी आप अपनी नजर में, चूंकि आप उस पार्टी से हैं, क्या समझाएंगे? थैंक यू सो मच अंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया पैनलिस्ट के लिए भी। अब देखिए, दिस अ लॉट ऑफ फ्रैक्शन जो रिपब्लिकन पार्टी में दिखाई दे रहा है। ये तारीफ के समय भी दिखाई दिया, H1B के डिस्कशन में भी दिखाई दिया। अब ईरान की जो मसला चल रहा है उसमें भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको समझाती हूँ बहुत सरल भाषा में। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, एक महा जो है सेक्शन ऑफ मागा, मेक अमेरिका हेल्दी अगेन जो सेक्शन है, अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, दिस somehow became very Islamic somehow. They don't want any war. हमें किसी को भी war पसंद नहीं है, बट महा की जो एजेंडा चला रहे, somehow they are Palestine focused. They don't want another war. एंड समहाउ मुझे ये लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सपोर्ट आए थे मुस्लिम कम्युनिटी से इलेक्शन के दौरान, आपने देखा होगा इमाम ऑफ मिशिगन एंडोर्स किए थे पार्ट्स ऑफ अमेरिका मुस्लिम कम्युनिटी। मुझे लग रहा है कि दोज मुस्लिम कम्युनिटीज एंडोर्समेंट केम विद सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, सम काइंड ऑफ ठीक है। टैग्स लेके आए। तो अभी जो आपने देखा है कुछ दिन पहले, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ये इसराइल को अटैक हमारे दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अस एंड स्टफ लाइक दैट, बट लेकिन अभी एट वो द सेम जिस टाइम हड़बड़ाहट से निकले हैं और जो बार बार वो पोस्ट कर रहे हैं, मतलब आप उनका अभी का भी जो लास्ट पोस्ट है उसको आप एक बार खोल कर देखिए, हमारे दर्शकों को भी हम बताएंगे कि क्या उस पर लिखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट है वो हमें दिखाना चाहिए अपने दर्शकों को। ये क्या दिखा रहा है, ये जो अर्जेंसी वो क्रिएट कर रहे हैं इस वक्त, वो आप हमें बताएं कि इसमें क्या वो बताना चाह रहे हैं। अगर आप 3 लाइन में इसको जरा समझाएं हमें। उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि ईरान शुड नॉट हैव ए न्यूक्लियर वेपन, और वो न्यूक्लियर वेपन खत्म करने के लिए कोई भी जरिया आजमा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम क्या इंटरप्रेटिंग। करेंगे, और मतलब वो क्या कर ये सकते हैं, यही तो सवाल है। ये तो हम जानते हैं, क्या इजराइल भी नहीं चाहता, अमेरिका भी नहीं चाहता, इन दोनों को देशों को छोड़िए उनके कई पड़ोसी नहीं चाहते। जी मतलब ईरान इज एन इररिस्पॉन्सिबल, मतलब अगर वो रखता है, ऐसा मानने वाले अनेकों मुल्क हैं विश्व में, लेकिन करेंगे क्या, क्या करेंगे ट्रंप? देखिए मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ ना, पार्टी की तरफ से बोल रही हूँ ना। पार्टी मुझे कह रहे कि ये भाषण देना है, मैं अपनी तरफ से एनालाइज करके ये बोल रही हूँ कि ये रेजीम चेंज ऑपरेशन इज इनएविटेबल। शाह आने वाले हैं, और रेजीम चेंज होने के बाद भी मैं ये देख रही हूँ कि ऑब्वियसली यूक्रेन के समय में भी आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप एज वेल एज अमेरिकन entities were actually focused on the minerals of Ukraine. Similar things is going to happen in Iran also. Iran is one of the richest mineral rich 10 most richest mineral rich countries में पड़ता है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि 1908 में फर्स्ट कंट्री जो मिडिल ईस्ट में ऑयल डिस्कवर किया था, ठीक दैट है। वाज ईरान, पर्शिया। हाँ। तो ये जो होने वाला है, इट इज वेरी स्ट्रेटेजिक। ऑब्वियसली और अमेरिका अभी अभी चाहते कि देखिए, ये अमेरिका व्हाइट हाउस से भी इन्फ्लुएंस। स्टेटमेंट आया है, व्हाइट हाउस का भी ये स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैज ऑलवेज बिन क्लियर, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। इसका क्या अर्थ हम लगाएं, इसका क्या अर्थ आप लगाएंगे सज्जनहार जी? ये अभी अभी की पोस्ट है, इसको हम अपने दर्शकों को भी दिखा सकते हैं। इसमें व्हाइट हाउस की तरफ से ये डाला गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज वेरी क्लियर। ये तो समझ में आ रहा है अमेरिका चाहता नहीं है कि वहां पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो ईरान की, इन करेंगे क्या? जो वो अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं G7 छोड़कर, उसका क्या अर्थ है सज्जनहार जी? जी बहुत धन्यवाद अंजना, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए मेरे विचार से जो राष्ट्रपति ट्रंप का इसमें स्ट्रैटेजी है वो है प्रेशर में डाला जाए ईरान को, जो वो जल्दी से जल्दी कोई ऐसी अग्रीमेंट साइन कर ले, न्यूक्लियर डील साइन करे, या इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ, जिससे कि हमेशा के लिए वहां पर एनरिचमेंट का जो भी प्रोसेस है उसको खत्म कर दिया जाए। अगर उनको ऊर्जा के लिए वो एनरिच यूरेनियम चाहिए अप टू अ सर्टेन लेवल, तो वो उनको बाहर से दिया जा सकता है, ये डिमांड है। यही रिक्वायरमेंट थी जब उनकी बातचीत हो रही थी ईरान और अमेरिका की।
तो उनकी यही रिक्वायरमेंट थी जो आप अपने यहाँ पर एनरिचमेंट नहीं करेंगे। ईरान की जो मांग है, जो मैं एनरिचमेंट करूंगा, मुझे वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं चाहिए, परंतु अपने लिए मुझे जो पावर चाहिए, न्यूक्लियर पावर चाहिए, उसके लिए मैं एनरिचमेंट अपने आप करूंगा, मैं किसी के सुपुर्द नहीं करूंगा। तो यही मसला है, यही मुद्दा है, और मेरे विचार से वो उसके ऊपर ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, जो जल्दी करो, ये अग्रीमेंट साइन करो, नहीं तो तुम्हारा जो हश्र होने वाला है वो बहुत ही बुरा होगा। अभी तो तुमने कुछ देखा नहीं है नतान्ज में, और तुम्हारे 20-30 जो भी टॉप जनरल्स थे, टॉप साइंटिस्ट थे, सबको उड़ा दिया गया है। परंतु आगे चलते हुए वहां पर तेहरान में और किरमनशाह, शिराज, इस्फहान, ये सबको एकदम ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसी चेतावनी वो ईरान को दे रहे हैं। और यहीं से पूरी बात आगे जाती है। अगर वो बार बार ये कह रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि डॉक्टर वाहिल अवाद साहब अब आप इसको डिकोड करें, उसके बाद से मैं बेनी बेंजामिन जी के पास जाऊंगी। बेनी बेंजामिन जी, आपके पास ही आ जाते हैं। बड़ी तस्वीर आपको क्या दिख रही है? मतलब इजराइल किस हद तक इसमें जाएगा? क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा तो लगता नहीं कि ईरान झुक जाएगा। और जो कमिटमेंट चाहते हैं ट्रंप, जो बार बार वो खुद भी पोस्ट कर रहे हैं, व्हाइट हाउस से भी कहलवा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो कमिटमेंट इतनी आसानी से मिल जाएगा। ऐसे में क्या करेंगे? किस हद तक जाएगा इजराइल? इजराइल को मांगता है क्या देयर विल बी नो क्लियर पावर विद ईरान। इफ यू वांट अ न्यूक्लियर पावर, जो आपको न्यूक्लियर मांगता रहेगा तो एटलीस्ट 5% to 10% इज ओके। बट ये तो 80% के ऊपर हो गया। दैट मीन्स दे आर नॉट सर्चिंग फॉर न्यूक्लियर फॉर पीसफुल, दे आर यूजिंग इट फॉर वॉर के लिए मांगता है। बेनी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कोशिश करें, मुझे एहसास है आप जितनी हिंदी बोल पाए। जी जी बोले सर। मेरी हिंदी, I was born in India. I speak very much Marathi and Hindi, but when I'm speaking to you all, I get a little bit mixed up because I'm more than 60 years over here. I was a small boy when I came to Israel. So in short, मैं जो बोलना है आपको, तो जो इजराइल ने चालू किया है, it is nothing for getting any chemicals from there or anything that we are searching from Iran. We don't have any problem. हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ईरान के पब्लिक के साथ। हम लोग को खाली एक ही प्रॉब्लम है, और रिजीम जो ईरानियन रिजीम है, और ईरानियन रिजीम ने पहले से ही चालू किया क्या दे विल डिस्ट्रॉय, उन लोग इजराइल को खत्म कर देंगे। और उन लोग ने ये भी किया है क्या, उन लोग ने एक वॉच लगाया है तेहरान में क्या दिस विल बी द टाइम ऑफ द डे, दिस इज द टाइम एंड अ डे वेयर इजराइल कभी रहेगा नहीं उधर। तो ये पहला चालू हो गया। और फिर बाद में हम लोग ने देखा क्या दे आर डूइंग, जो न्यूक्लियर पावर का हम लोग सोच कर रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा आई मीन वी ऑफ कोर्स इन नॉट हाउ टू से इन द सेफ साइड। तो हम लोग ने हम लोग ने बहुत सारे टाइम उन लोग को बोला कि बाबा डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, बट उन लोग के क्या सुना नहीं। अमेरिका ने भी उन लोग के पास आए, उन लोग की नेगोशिएशन करे। 60 दिन दिए तो उनको 60 दिन से 61 दिन हो गया। हम लोग ने चालू किया बिकॉज हम लोग को मालूम है कि ये बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब एक बार ईरानियन रिजिम के हाथ में आएंगे, ऑटोमेटिकली उन लोग के प्रॉक्सिस को जाएंगे। और एक बात है क्या, यूएन के IAEA जो ये उन लोग ने भी बताया क्या दे आर ओवर द टाइम। हाँ, ये हम दिखा भी रहे हैं कि ये जो तीनों जगह पर, चाहे उनका नतान्ज वाला न्यूक्लियर प्लांट हो या फिर इरफान वाला जो हो, इस्फहान वाला, फोर्डो वाला, बुशर और अराक। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहती हूँ। जो ईरान के शीर्ष अधिकारी का बयान है, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान को मिलकर एक इस्लामिक आर्मी बनानी चाहिए, इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए, इस युद्ध को इस्लामी जगत में एकजुट होने से जीता जा सकता है। इस पर किस तरह से क्या नजरिया आप रखेंगे? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान भी, हमने ख्वाजा आसिफ का बयान सुना है, वो खुलकर ईरान के समर्थन में खड़ा है। वो यहां तक कहता है कि अगर जरूरत पड़ी, अगर उन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया तो हम इधर से, क्योंकि पाकिस्तान ही एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है, वो कहते हैं कि हम इजराइल पर हमला करेंगे। इसको किस तरह से देखा जा रहा है? अगर मुस्लिम बिरादरी, अगर इस्लाम धर्म के नाम पर ये मजहब जुड़ते हैं और ऐसा एक कॉन्ग्लोमरेट बनाते हैं, वो कितना बड़ा चैलेंज होगा? वो इजराइल का चैलेंज ओनली लोग, जो चैलेंज बोल रहे हैं आप, वो खाली इजराइल का नहीं है, वो वर्ल्ड का चैलेंज है।
बिकॉज बिल्कुल सही कहा। इस्लामिक वर्ल्ड उन लोग को एक दिन इस्लामिक वर्ल्ड बनाना है, ये तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, जिधर जाओ उधर बोलते हैं। कनाडा के में आदमी लोग को सुना क्या बोलते हैं कि कल हम लोग शरिया लॉ लेके आएंगे कनाडा में। न्यूयॉर्क के बोल रहे हैं सेम थिंग, और जिधर जाते हैं उधर बोल रहे कि हम लोग शरिया लॉ करेंगे। तो हम लोग क्या, इतना जो छोटा सा कंट्री, हम लोग को बोल नहीं भी सके उसके अंदर। एंड उन लोग करने वाले हैं, वो हम लोग को मालूम है, और एक दिन होने वाला है ये भी मालूम है। पर ये अपने अक्का दुनिया किधर सोई है अभी तक मेरे को नहीं मालूम। जनरल कुलकर्णी, आपकी राय अब मैं जाती हूँ, ये कहां तक आपको एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है? आप इसको मतलब, और क्या वाकई अमेरिका कूदेगा इस जंग में, या पीछे से ही ये जो धमकियां आ रही हैं वही चलता रहेगा? ईरान को आप जरा सा भी मतलब ऐसा मानते हैं कि वो तैयार होगा इस बात के लिए, ऐसी जंग पे? क्या मुस्लिम वर्ल्ड में एक कंसेंसस बन सकता है? आप इसको कैसे आगे बढ़ते देख रहे हैं? अंजना जी धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ऑपरेशन का नाम देखिएगा, राइजिंग लायन। राइजिंग लायन का मतलब क्या है कि जो झंडा था पहला ईरान का, वो झंडा वापस आएगा। और ये जो ईरान का आज का झंडा है, जिसके अंदर एक मजहब दर्शाता है, वो हट जाएगा। तो पहले झंडे में क्या था, एक लायन था और सूरज था। तो अभी इन्होंने जो ऑपरेशन का नाम दिया है वो दिया है राइजिंग लायन, यानी कि तख्ता पलट। ये जो रजीम है इसको उन्होंने बदली करना है। दूसरी बड़ी बात जो कहा बार बार इजराइल कहता आता है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात करता है, उसे ये लगता है कि ईरान ने क्यों कोई न्यूक्लियर बम चाहता है। शुरुआत से 1979 से, जब से रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आए हैं ईरान के अंदर, वो क्यों चाहते हैं? उनको ये लगता है कि जैसे अभी भी आप जो दिखा रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है, वो ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जितनी सरकारें हैं वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सबके सब यूएसए की तरफ उनका झुकाव है, और फलस्तीनियों को कोई साथ नहीं दे रहा है। तो वो फलस्तीनियों को साथ देते हैं अपने आतंकी संगठनों के द्वारा। और आतंकी संगठन चाहे ईरान 2000 किलोमीटर दूरी पर हो, लेकिन उससे हमास और हिजबुल्लाह को बिल्कुल ही उनके दरवाजे पे खड़ा कर रखा है। और लगातार आप देख ही रही हैं कि पिछले 1.5 साल से क्या हो रहा है इजराइल और गाजा के बीच में, या इजराइल हमास या इजराइल हिजबुल्लाह, तो सबको मालूम है। तो ये जो आतंकी संगठन तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को लेकर के इजराइल का। अब तीसरी बड़ी बात जो IAEA कह रहा है बार बार कि ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जैसे आप अपने बिल्कुल पैनल से बिल्कुल ठीक कहा कि 5% से अगर कम है तो न्यूक्लियर पावर की कोई दिक्कत नहीं है, जिसके लिए तो मदद शुरुआत से ही यूएसए करता है, अमेरिका मदद करता है ईरान की, इजराइल मदद करेगा ईरान की, और करता है। 1948 से लेकर के 1979 तक इजराइल और ईरान सगे थे, बहुत जिगरी दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो आज काफी कुछ जो ईरान में है उसकी काफी कुछ इजराइल ने उनकी मदद की है। तो अगर 5%, अगर 20% इन्वेस्टमेंट करते हैं यूरेनियम का, तो वो रिसर्च के लिए काम आता है, फार्मास्यूटिकल में, एग्रीकल्चर में काम आता है। लेकिन जब 60% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब न्यूक्लियर बम बनाना उसकी नियत है, और वो जो नियत अगर वो पूरी करने की कोशिश कर रहा है तो वो बहुत दिक्कत है, जिससे कि खतरा सिर्फ इजराइल को नहीं पूरे विश्व को होगा। अब विडंबना ये है कि पाकिस्तान तो कहता है उसने इस्लामिक बम बनाया है, तो अगर उसने इस्लामिक बम बनाया है और ईरान कहता है ये इस्लामिक बम इस्तेमाल करेगा, लेकिन पाकिस्तान के खुद के मंत्री कह रहे नहीं, हम तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो विडंबना है, ये क्या ये इस्लामिक बम था या ये एंटी हिंदू बम था? तो ये भी देखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने एंटी हिंदू बम बनाया है तो ईरान की क्या बनाने के लिए लगा हुआ है पीछे? तो वो भी एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में आता है कि ईरान क्यों चाहता है। दूसरी बड़ी बात जो है सेंट्रीफ्यूज को लेकर के, 1 लाख सेंट्रीफ्यूज चाहिए, और जिस तरह से देखा नताज के 50,000 सेंट्रीफ्यूज है, और उन्होंने बिजली बंद कर दी। आप ही खुद कह रही है बिजली और पावर के ऊपर इतना जबरदस्त अटैक हुआ है, उससे क्या हो गया 20,000 सेंट्रीफ्यूज तो ईरान के सिर्फ नताज से खत्म हो गए, क्योंकि जब तक बिजली पैदा नहीं होगी तब तक ये घूमेंगे नहीं। और ये जब तक इस पर आपको मैं एक सेकंड होल्ड करना चाह रही हूँ। देखिए, 2 बातें जो आपने कही हैं जनरल कुलकर्णी, एक तो ये बात भी सच है कि इशाक डार ने इसको पार्लियामेंट में वहां एकदम डिनाई कर दिया कि हम कोई बम नहीं फोड़ने वाले हैं, हम ये इजराइल पर हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ही वो थे जो बार बार न्यूक्लियर की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम अपने भाई के लिए कुछ भी करेंगे। तो वहीं पे 2 लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट इस पर कर रहे हैं। बट कमिंग टू नतान्ज, ये जो हम लोग दिखा रहे थे शुरू में ग्राफिक्स, वो दिखा दीजिए। नतान्ज में जो इनका न्यूक्लियर बेस है, उसमें जो अंडरग्राउंड हिस्सा है, जो जानकारी मिल रही है, उस अंडरग्राउंड हिस्से में बिजली सप्लाई खत्म होने से जो सेंट्रीफ्यूजर्स यूरेनियम को एनरिच करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें
गड़बड़ी आती है। ये सैटेलाइट इमेज भी उसकी है जो हर जगह डाली गई है। ये कितने दिन का डैमेज है? और ये क्योंकि वहां पर रेडिएशंस तो नहीं हो रहे हैं, ये बताया गया है कि इसका रेडिएशंस तो ऐसा नहीं है कि डैमेज हो रहा है, अंडरग्राउंड था, लेकिन इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? कितने दिन का डैमेज है? क्या हमेशा के लिए है या वापस वो कुछ महीनों में फिर से रिवाइव हो जाएगा? देखिए 25 साल से लगातार इजराइल जो है ईरान के या तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने में लगा है या उनके टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को मारने में लगा है। और इस बार उन्होंने वाकई तकरीबन टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दी, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म कर दिए, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बर्बाद कर दिए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन बर्बाद कर दिए, एयर डिफेंस बर्बाद कर दिया। और आज पूरा का पूरा एयर डोमिनेशन जो है तेहरान के ऊपर किसका है? ईरान का। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जहां कहां इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है इतने गहरे हैं, इतने अंडरग्राउंड है कि उनको बर्बाद करना इजराइल के बस की बात नहीं है। उसके लिए उनको B-52 बॉम्बर से 30,000 पाउंड के बम चाहिए जो इनके ऊपर बरसने हैं, और वो बरसेंगे। जो आप सवाल पूछे थी क्या अमेरिका कूदेगा? अमेरिका कूदेगा नहीं, अमेरिका कूद गया है, उसे डालने हैं तो आज रात को डाले या कल सवेरे डाले, आप अपने प्रोग्राम के खत्म होते हुए डल जाएंगे। क्योंकि वो जब तक 30,000 पाउंड के बंकर बर्स्टिंग बम नहीं गिराएंगे B-52 के द्वारा, तब तक ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है बहुत डीप अंडरग्राउंड है, उनको नुकसान नहीं पहुंच सकता है। और जहां तक कि नताज का हाल है तो वो बिजली के कारण हुआ। बाकी जो ये है फोर्डो है, पाकिस्तान है, यहाँ पर न्यूक्लियर इंडिकेशन इतना गहरा है कि जब तक वो बम नहीं गिरेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब ये कब हो सकता है? या तो बम गिराने से होगा, या तख्ता पलट, या तो बार बार जैसे ट्रम्प कह रहे सरेंडर करो। सरेंडर करो मतलब जैसे ही खामेनी सरेंडर करते हैं बाहर के ट्रुप अंदर आएंगे और वो ट्रुप इन सारे इलाके को कब्जा करेंगे। और जिस प्रकार से इजराइल ने सीरिया से 2007 में उठा करके ले गए थे रेडिएशन, वैसे यहाँ से भी सारा का सारा लेकर के चले जाएंगे, जिससे कि ईरान सोचता होगा तो उससे नपुंसक नहीं बना दिया। उनके जो न्यूक्लियर लग रहा था उसके कारण उनकी शक्ति मिलेगी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ईरान ने जिस माफिक जो कार्रवाई की है, मुझे लगता है ईरान का भी नुकसान होगा, लेकिन पलटवार जो ईरान ने किया है टेल अवीव के ऊपर जो आज तक नहीं हुआ अंजना जी, वो काबिल तारीफ कहूंगा कि बहुत नुकसान पहुंचा है टेल अवीव ने आज की तारीख में। बिल्कुल।